क्या मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी मैम, जी मैम, ओके। प्लीज कंटिन्यू। जी, थैंक यू सो मच। बहुत खुशी हो रही है मुझे आप सभी लोगों को यहाँ देखकर। हालांकि इस महामारी ने ये परेशानी खड़ी कर दी है कि हम रूबरू एक दूसरे से मिल नहीं पाते हैं, लेकिन बावजूद उसके तकनीक ने इस बात को बांध दिया है। जैसे कोरोना ने हमें बांध दिया, लेकिन हम बंधे नहीं, हम रुके नहीं, हम बल्कि ज्यादा लंबी दूरी तय करने लगे हैं। और बहुत हर्ष का विषय है कि कड़ी दोपहरी में हम सभी लोग यहाँ पर एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए यहाँ सभी लोग अपने रेस्ट टाइम को जो है वो हम आहुति चढ़ा रहे हैं उसकी। और जैसा मुझे कदम सर बता रहे थे कि ये पहली बार इस विषय पर सेमिनार हो रहा है इस कॉलेज में, तो मुझे तो और भी ज्यादा हर्ष हो रहा है कि इतना महत्वपूर्ण विषय आज आपने उठाया। ये बहुत जरूरी विषय है सर। पास्ट की बातें करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे, क्योंकि मेरा समय शुरू हो रहा है। और लातूर के इस कॉलेज को, बीकेडी कॉलेज को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, इस पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूंगी कि उसने इतना महत्वपूर्ण विषय को उठाने का प्रयास किया है। और आज हम, क्योंकि अभी हमने पिछले महीने ही महिला सशक्तिकरण दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया है, तो पूरे वर्ष ऐसे कार्यक्रम होते रहें और आप आगे भी ऐसे कार्यक्रम करते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं घोषणा करती हूं कि हम वेबिनार को आरंभ करें। और चूंकि मेरा सौभाग्य कि सबसे पहले बोलने की पहल मुझे करनी है, मुझे अपनी बात रखनी है, बहुत हर्षित महसूस कर रही हूँ। जितनी भी विभूतियां यहाँ मौजूद हैं, जो यूट्यूब पर देख रही हैं, जो जूम मीटिंग में मेरे साथ हैं, एक एक का नाम ना लेते हुए मैं आप सभी को सादर अभिवादन करती हूँ। और इस बात की आपसे गुजारिश करती हूँ कि मैं जो कुछ भी कहूंगी उससे संबंधित जो भी आपके प्रश्न हो, जो सवाल हो, जो जिज्ञासाएं हो, वो आप निश्चित रूप से मेरे सामने रखें, या तो चैट बॉक्स में रखें या ईमेल आईडी पर भी आप मुझे भेज सकते हैं। मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं उन समस्याओं का या उन जिज्ञासाओं का निवारण करूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स भी शायद यहाँ जुड़े होंगे। यहाँ जूम में तो मैं नहीं देख पा रही हूँ, लेकिन निश्चित रूप से यूट्यूब पे, क्योंकि मुझे संभाजी सर ने बताया था कि 900 रजिस्ट्रेशंस हुए हैं इस वेबिनार के लिए। तो ये 900 का आंकड़ा बहुत बड़ा आंकड़ा होता है, और पहली बार एक विषय पर सेमिनार रखना और उसमें 900 रजिस्ट्रेशंस होना इस बात को इंगित करता है कि कितना रुचिकर ये विषय हो सकता है। तो हम आप लोगों की अनुमति के साथ, जो समस्त विभूति यहाँ मौजूद हैं, सेक्रेटरी साहब, प्रेसिडेंट साहब, जो मैडम संचालन कर रही हैं, सीमा देशमुख मैडम, आप सभी को सादर प्रणाम करते हुए अपनी बात आरंभ करना चाहूंगी। मैं अपना पीपीटी एक छोटा सा शेयर करना चाहती हूँ। क्या मुझे शेयर स्क्रीन की अनुमति मिलेगी? Yes ma'am, you can share your PPT. जी, लेकिन ये डिसेबल हुआ है सर, आप इसको अलाउ कीजिए। Yeah. I have just allowed you. जी, Yeah, you can share. क्या आप देख पा रहे हैं मेरा पीपीटी? Yes ma'am, your screen is even, just show it as a slide show. It's visible ma'am, it's visible. It's visible? Okay, fine. Yeah, you just say slide show. Just start slide show. Now, is it okay? Yeah, it is okay now ma'am. It's fine, very good. Fine. So women empowerment in modern Indian history पर हम बात करेंगे। अब चूंकि मुझे स्पेशलाइजेशन है, मेरा थीसिस और मैंने एक पुस्तक का लेखन भी किया है महर्षि दयानंद सरस्वती के विमेन एम्पावर, लेकिन महर्षि दयानंद तक आते आते महिला की क्या स्थिति थी, इसे जाने बिना हम सीधे अगर दयानंद पर आ जाएंगे तो हम समझ नहीं पाएंगे कि दयानंद ने कोई भी जो सुधार आरंभ किया या जिस सुधार के बारे में उन्होंने बातचीत करी, देश को संबोधित किया, उसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्यों उन्होंने उन विषयों को उठाया। तो इसलिए हम शुरू करेंगे एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री से। और चूंकि मैं इतिहास विषय से संबंध रखती हूं, तो अपनी बात आरंभ करूंगी प्राचीन भारतीय इतिहास से। भारतीय संस्कृति विश्व की प्राचीनतम संस्कृति कहलाती है, हम सभी जानते हैं। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन ने भी इक्वल राइट्स दिए हैं वुमेन को मेन के साथ, लेकिन ये जो पितृसत्तात्मक भावना है वो आज भी हम देख रहे हैं। क्या आप लोगों को नहीं लगता कि इतने पढ़ाई लिखाई होने के बाद भी ज्यादतियों के केस बढ़े हैं, डावरी के केसेस बढ़े हैं, रेप के केसेस बढ़े हैं? और आज भी आप देखिए, आप भी एक संस्था में काम करते हैं, मैं भी एक संस्था में काम करती हूं, लेकिन मेरा सीधा सवाल है, ये हो सकता है कुछ लोगों को ठीक नहीं लगे, लेकिन चूंकि जब हम इन बातों को खुले मन से नहीं रखेंगे तब तक इनका समाधान नहीं खोज पाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि किसी संस्थान में जब एक महिला बॉस होती है
तो उसके मातहत पुरुष अधिकारियों को ये बात अच्छी नहीं लगती कि एक महिला उनकी बॉस बनी है। मैं सभी के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये स्थितियां हैं। कहीं अंदर ही अंदर मन में ये रहता है एक महिला लीड कर रही है। अक्सर आपने ये भी देखा होगा कि जहां बहुत सारी महिलाएं एक साथ काम कर रही हैं, वहां बहुत सारा मनमुटाव होता है। अक्सर लोग मजाक में ये बात कह देते हैं कि महिला महिला की दुश्मन होती है। तो एक पुरुष और महिला का कॉम्बिनेशन तो बहुत अच्छा चलता है, लेकिन एक महिला और महिला के कॉम्बिनेशन की जब बात आती है तो टकराव ज्यादा होता है। आपने ये देखा होगा, मैंने भी महसूस किया है कि बहुत ज्यादा टकराव होने की नौबत आ जाती है। महिला को अपने साथी के रूप में, महिला को अपने समकक्ष के रूप में पुरुष देख पाते हैं, लेकिन महिला को अपने बॉस के रूप में देख पाना या उसे हजम कर पाना, उसे महसूस कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है कई जगह। सारी जगह नहीं, एक्सेप्शंस हैं। मैं ये कभी नहीं कहूंगी कि महिला को पुरुष से आगे निकल जाना चाहिए तभी महिला सशक्तिकरण होगा, नहीं। बात हमेशा साथ की होनी चाहिए, कंधे से कंधा मिलाकर चले। जब तक महिला और पुरुष एक साथ एक दूसरे के महत्व को नहीं समझेंगे, सशक्तिकरण की बात करना बेमानी है। क्योंकि अगर सिर्फ महिलाएं राज करने लग जाएंगी तो भी ये समाज नियंत्रित नहीं हो पाएगा, बैलेंस नहीं कहला पाएगा। तो ये पेट्रायर्कल स्ट्रक्चर जो है वो पुराने समय से चला हुआ आ रहा है। ऐसा हम इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि वैदिक काल में जो हमारी महिलाएं थी, वैदिक काल की महिलाएं इतनी स्वतंत्र थी, इतनी स्वाधीन थी। ये एंशिएंट इंडियन सिविलाइजेशन के ये चित्र हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं, उनके हर पोस्चर में आपको दिखाई देगा कि वो कितना स्वतंत्रता को अनुभव कर रही हैं। आपने क्या किसी देवी की मूर्ति ऐसी देखी है, क्या किसी देवी की तस्वीर ऐसी देखी है जिसमें उन्होंने घूंघट किया हुआ है? हम घूंघट प्रथा पर आएंगे कि स्वामी दयानंद ने बात करी कि पर्दा और घूंघट प्रथा को हटाइए, चाइल्ड मैरिज को हटाइए, लेकिन ये घूंघट कहां से पैदा हो गया? हमारे किसी भगवान को, हमारे किसी देवी को घूंघट में जब नहीं देखा गया तो हमारे समाज में ये घूंघट कहां से उत्पन्न हो गया? इस पर बात करना बहुत जरूरी है कि क्यों फिर आधुनिक सुधारकों ने इस बारे में बात की, क्यों ये बच्चों की जल्दी शादियां होने लगी। हमारा समाज तो ये नहीं कहता था कि बच्चों की जल्दी शादियां कर दी जाए। हमारे समाज में तो गृहस्थ आश्रम से पहले ब्रह्मचर्य का 25 वर्ष का आश्रम लिखा हुआ है। शास्त्रों में कहा गया है, ऋग्वेद में कहा गया है कि 4 आश्रम हैं, जिसमें पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य, और वो पुरुषों के लिए भी 25 वर्ष का था और महिलाओं के लिए भी 25 वर्ष का था। हम बात करते हैं सीता स्वयंवर की। स्वयंवर हुआ करते थे, अपनी पसंद का वर लड़की चुना करती थी और विवाह होता था और उन्हें पढ़ने की पूरी छूट थी। आप अगर डिस्कस करें, मैं अक्सर अपने भाषणों में ये बात जरूर कहती हूं कि एक दौर था, हमारे समाज की प्राचीन अवस्था थी, जब प्राचीन अवस्था में 25 वर्ष के बाद गृहस्थ आश्रम आरंभ हुआ करता था। मेरे कहने का अर्थ यह है कि 25 वर्ष तक पढ़ाई या शादी की उम्र नहीं मानी जाती थी, पढ़ाई की उम्र मानी जाती थी, और फिर गृहस्थ में आप एंटर किया करते थे। लेकिन आज सरकारी रिकॉर्ड्स को हम अगर देखें, और सरकार ने आज लड़की के विवाह की जो उम्र तय की है वो कितनी है? 18 वर्ष। तो हम पीछे की तरफ जा रहे हैं या आगे की तरफ जा रहे हैं, ये समझना बहुत मुश्किल है। आज 18 वर्ष के बाद कई माँ बाप तो ऐसी स्थिति में 18 वर्ष का इंतजार करते हैं कि कोई कानूनी पेचीदगी नहीं आ जाए, जैसे ही 18 होती है लड़कियों का विवाह कर दिया जाता है। और यही 18 वर्ष की उम्र होती है जहां से अपने कैरियर को बच्चियां दिशा देती हैं। बहुत मुश्किल होता है जब विवाह बंधन में बंध जाती हैं, कई बार वो संयुक्त परिवार में चली जाती हैं, इतनी जिम्मेदारियां उन पर आ जाती हैं कि फिर वो पढ़ाई आगे नहीं कर पाती चाहते हुए भी। इसे बदलने के लिए जब पढ़ाई बहुत सारी करवाई गई, पढ़ाई करवाने के बाद जब लड़कियां नौकरियां भी करने लग गई, तो वहां भी वही उत्पीड़न, वहां भी वही पुरुष सत्तात्मक जो माहौल है उससे उन्हें दो चार आज भी होना पड़ रहा है। इस बात को मैं नकारूंगी नहीं, बहुत सारी जगहों पर ये स्थितियां हो रही हैं। पढ़ी लिखी महिलाओं के साथ ज्यादती हो जाती है, जो अपने अधिकारों को रखना जानती है, जो अपने अधिकारों को जीना जानती है। पढ़ी लिखी महिला जब एक किसी कम पढ़ी लिखी महिला के साथ ज्यादती होती है तो लोग अक्सर कह देते हैं कि अरे उसे ज्ञान नहीं था अपने अधिकारों का, वो रख नहीं सकी अपनी बात को समाज के सामने। लेकिन अच्छी अच्छी महिलाएं, आप प्रियंका रेड्डी का केस देखिए जो साउथ में हुआ है, आप हम सब गवाह हैं उस बात के। वो तो एक डॉक्टर थी, उसके साथ ये स्थिति आ गई। क्या कभी हम सोच सकते थे कि एक पढ़ी लिखी डॉक्टर महिला जो आत्मनिर्भर है, अपने कार्यस्थल पर अपने आप जा रही है, आ रही है, उसके साथ ऐसी स्थिति हो जाएगी? तो क्या स्थितियां हुई? यूएन विमेन अगर हम बात करें तो आप ये देखिए, यूएन विमेन ने बहुत सारे ऐसे कानून, बहुत सारे हैं, लेकिन परेशानी ये है कि हम उन कानूनों को जानते नहीं हैं। कई बार जो कानून बनाए गए हैं वो कानून टारगेट ग्रुप तक पहुंचते नहीं हैं।
बहुत सारे व्याख्यान हो रहे हैं, मैं बहुत सारी जगह व्याख्यान देती हूँ, लेकिन स्थितियां ये हैं कि वो सिर्फ व्याख्यान तक सीमित है, वो सिर्फ प्रमाण पत्र तक सीमित है। अभी आप क्योंकि मैं बहुत खुला बोलने के लिए मानी जाती हूँ और पहचानी जाती हूँ, अभी भी यहाँ पर 50% लोग सिर्फ प्रमाण पत्र लेने के लिए जुड़े होंगे। वो शायद नोट्स नहीं बना रहे होंगे, वो शायद उन कानूनों को नहीं जानना चाहते, वो सिर्फ चाहते हैं कि हमें प्रमाण पत्र मिल जाए। एक वेबिनार हमने अटेंड किया, कुछ लोग क्योंकि बंद है, क्योंकि कर्फ्यू है, इसलिए यहाँ अटेंड कर पा रहे हैं। शायद कोई वर्किंग डे होता तो हमारी संख्या इतनी अधिक नहीं भी होती। तो ज्ञान की भूख को जब तक हम नहीं बढ़ाएंगे, पुरुष भी और महिला भी, तब तक इन विषयों पर जो चर्चा है वो सार्थक सिद्ध नहीं हो सकेगी। तो ये एंशिएंट जो स्टेटस है महिलाओं का, वो स्टेटस यहाँ दिखाई दे रहा है। फिर मैंने बात की है बुद्धिस्ट काल की, हालांकि मैं बहुत ज्यादा फोकस इस पीपीटी पर नहीं करके दयानंद पर जल्दी आने की कोशिश करूंगी, किंतु हमें यह जानना जरूरी है कि बुद्धिस्ट काल में थोड़ी सी प्रयास किए गए महिलाओं को आगे लाने की। महिलाएं संघों में रहने लगी, उन्हें अधिक समय तक पढ़ाई करने की बात तो जो वैदिक काल में थी। जब हम उत्तर वैदिक काल में आए, वहां जाति व्यवस्था बहुत ज्यादा हावी होती चली गई। हम वर्ण व्यवस्था अपने शास्त्रों में मानते रहे कि वर्ण व्यवस्था जो है 4 वर्ण जिसमें बताए गए उसके अनुसार हमारा समाज चलता था, और वहां किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं था। हर वर्ण की ड्यूटीज फिक्स थी, हर वर्ण के कुछ नैतिक अधिकार होते थे, वो उन्हें प्राप्त होते थे। किंतु जब उत्तर वैदिक काल में स्थितियां आई तो हमारे समाज में बहुत ज्यादा जो है डिग्रेडेशन होता चला गया, और इस डिग्रेडेशन का स्थितियां ये हुई कि जैन धर्म का उदय हुआ, बौद्ध धर्म का उदय हुआ, और इन धर्मों ने अपने आप को स्थापित किया ये कहकर कि हम समाज से भेदभाव को मिटाना चाहते हैं। जो जातियां दमित अपने आप को महसूस करने लगी थी, उनका उत्थान करने के लिए, और उसमें समाज में धीरे धीरे ये स्थितियां आ गई थी कि महिलाएं भी अपने आप को हाशिए पर पटका हुआ महसूस करने लग गई थी। तो ऋग्वैदिक सिविलाइजेशन के अंदर तो आप विश्वास करेंगे, जो हमारा वैदिक काल रहा, वहां पर इवन प्रोस्टिट्यूट्स को भी सम्मान की निगाह से देखा जाता था, उन्हें शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़ता था समाज में। ये बहुत खास बात थी। जैसे गणिका, रूपजीवा, वैश्या, प्रगति गणिका, दासी, देवदासी, रूपदासी, ये कुछ ऐसी प्रोस्टिट्यूट्स हैं जिनको बहुत सम्मान दिया जाता था समाज में, और उनको भी कुटिल दृष्टि से नहीं देखा जाता था, उनकी आलोचनाएं नहीं की जाती थी। उसके बाद मनुस्मृति, ऋग वैदिक काल के बाद मनुस्मृति, जो संचालिका महोदया बोल रही थी कि ढोल गवार शूद्र पशुनार, तो ये शूद्रों की श्रेणी में महिलाओं को रखना शुरू हुआ। मनुस्मृति में कुछ ऐसी बातें कही गई, लेकिन वही मनुस्मृति ने बहुत, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि केवल नेगेटिव बातें कही, कुछ पॉजिटिव बातें भी थी, किंतु ये निश्चित रूप से सामने आती हैं ये बातें कि महिलाओं को बांध के रखने की बात, और महिलाओं को पीछे संपत्ति में अधिकार नहीं देने की बात, ये सारी बातें जो हैं उठने लगी धीरे धीरे कि महिला को ज्यादा आगे नहीं बढ़ने दिया जाए, तो शायद हमारा समाज ठीक से संचालित हो सकेगा। फिर उसके बाद आता है हमारा एपिक काल, जिसमें रामायण और महाभारत। अब आप देखिए, आपने अधिकतर ये सुना होगा कि लोग ये कहते हैं कि रामायण का युद्ध भी महिला की वजह से हुआ और महाभारत का युद्ध भी महिला की वजह से हुआ। लेकिन आप ये देखिए कि आदर्शों की पालना करने में रामायण की स्त्री का पैमाना कितना ऊंचा रहा, महाभारत की स्त्री का यदि युद्ध हुआ भी तो उस स्त्री के सम्मान के लिए युद्ध हुआ। देखिए, 2 बातें हैं, एक तो हम ये बात कहें कि रामायण का युद्ध महिला के कारण हुआ, महाभारत का युद्ध महिला के कारण हुआ, या महिला के सम्मान को पुनर्स्थापित करने के लिए हुआ। ये 2 अलग अलग बातें हैं। अगर हम 2 अलग अलग दिशाओं की बातें हैं, महिला उसकी जड़ रही, लेकिन महिला के सम्मान को प्रतिस्थापित करने के लिए इतने इतने दिनों तक युद्ध हुए, और उस सम्मान को वापस लाना उस समय की मांग थी, उस समय की पुरुषार्थ था। ये पुरुषार्थ आज धीरे धीरे कम होता दिखाई दे रहा है। आज किसी महिला के साथ कोई अत्याचार अगर होता है तो कई लोग बचकर निकल जाते हैं कि कौन पुलिस के चक्करों में पड़ेगा। कोई लड़ना नहीं चाहता उनके लिए। जो महिला जिसके साथ कोई अत्याचार हो जाता है, उसके पूरे परिवार को उस अत्याचार की सजा भुगतनी पड़ती है। समाज उन्हें गंदी दृष्टि से देखता है, उनको व्यंग भरी दृष्टि का सामना करना पड़ता है। तो ये स्थितियां, एक जमाना था जब महिला के सम्मान के लिए युद्ध लड़ लिए जाते थे, और आज ये जमाना है जब महिला के सम्मान, या जब उसका सम्मान लुट जाता है, उसके साथ जबरदस्ती हो जाती है, तो उसे अपने आप को कैद कर लेना पड़ता है। तो ये जब समाज का दृष्टिकोण जब तक नहीं बदलेगा महिला के प्रति, तो ऐसी वेबिनार्स और ऐसी चर्चाओं का
कोई भी नतीजा, सार्थक नतीजा निकल कर नहीं आ सकेगा। आप ये देखिए, ये थाईलैंड के महलों की दीवार पर एक चित्र बनाया हुआ है जो रामायण का चित्र है। और आप देखिए कि महाभारत और रामायण की दोनों की बात करने के बाद क्षत्रिय विमेन, ये एपिक काल था जिसमें एक महिला आपको घोड़े पर बैठी हुई दिखाई दे रही है और एक महिला नीचे खड़ी हुई दिखाई दे रही है जो ढाल पकड़कर खड़ी है। इससे हम ये मान सकते हैं कि महिला युद्धों में, निश्चित रूप से हम जानते हैं कि कैकेयी ने राजा दशरथ के साथ युद्ध में भाग लिया था, वो सारथी थी और अपनी उंगली को उन्होंने उस पहिए के अंदर लगा दिया था जिससे दशरथ बिखर कर गिरने वाले थे और फिर वो युद्ध को जीत कर वापस आए। तो ये महिलाएं लड़ती थी, क्षत्रिय धर्म का पालन करती थी, समाज में खुलेआम घूमती थी। आप इन महिलाओं की, ये पुरानी समय की तस्वीरें हैं, इनमें कहीं भी आपको पर्दा नहीं दिखाई देगा। विशेष बात है, कोई भी कैलेंडर आप अपनी देवियों का उठाकर देख लेंगे, आपको कहीं भी कोई घूंघट दिखाई नहीं देगा। फिर कहां से आ गया ये घूंघट? ये मनुस्मृति है। आप देखिए, मनुस्मृति के बारे में तो मैंने आपसे पहले बात कर ली है। ये कुतुब मीनार, अब मैं मध्यकाल पर पहुंच गई हूं, चूंकि हमें बात मुख्यतः, मैं आधा अपना लेक्चर जो है वो फोकस करूंगी दयानंद सरस्वती पे। सल्तनत पीरियड की बात करें, सल्तनत पीरियड में रजिया सुल्तान की हम बात करते हैं। जब रजिया सुल्तान थ्रोन पर बैठी, उसमें वो सारे गुण थे, उसमें वो सारी शक्तियां थी, वो सारी अच्छी बातें थी जो एक सुल्तान में, दिल्ली के थ्रोन पर राज करती थी। और एक सुल्तान के अंदर जो खूबियां होनी चाहिए, वो सारी खूबियां होने के बावजूद भी जब इतिहास को हम पढ़ते हैं, मेडिवल इंडियन हिस्ट्री को हम जब पढ़ते हैं, तो हम पाते हैं कि रजिया के असफल होने का सबसे बड़ा कारण था कि रजिया एक महिला थी। वो बिना घूंघट के दरबार में आया करती थी, पुरुषों की तरह वो पूरा चोगा पहना करती थी जो सुल्तान पहना करते थे। ये बात उनके मातहत अमीरों को बर्दाश्त नहीं थी कि किसी महिला के मातहत उन्हें काम करना पड़ रहा है, उन्हें एक सबऑर्डिनेट पोजीशन पर काम करना पड़ रहा है। और यही कारण रहा कि उन सभी लोगों ने रजिया के खिलाफ गुटबाजी करी। और हम सब जानते हैं, मैं किसी इतिहास की किसी एक घटना को बहुत ज्यादा नहीं करके मैं एक समावेश करूंगी हर चीज का, कि रजिया के फेल होने का कारण। तो जब सुल्तान की पोजीशन पर पहुंचकर भी एक महिला को महिला होने का नुकसान झेलना पड़ता है, तो आप इस बात को सोचिए कि एक आम महिला जो घर में बैठी है, एक घरेलू महिला जो घर में बैठी है, उसे अपने अधिकारों के लिए कितना लड़ना पड़ता होगा। ये रजिया के बारे में है कि धीरे धीरे ये सारे वो स्रोत हैं कि किस तरह से रजिया को इस बात के लिए अंत में युद्ध करती हुई अपनी जीत लगी कि हमने रजिया को उसके पद से हटा दिया। और रजिया सुल्तान इकलौती सुल्तान थी, और उसके बाद अगर किसी ने राज किया तो वो थी नूरजहां, जो मुगल काल में जाकर आई। आप ये देखिए, विमेन ड्यूरिंग मुगल पीरियड, मेडिवल टाइम्स के अंदर, जस्ट लाइक कास्ट अरेंजमेंट्स, पेट्रियार्की डीपली एंट्रेंच्ड, ये पितृसत्तात्मक ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा। मैं आपको बताऊं कि आक्रमणकारी जब मध्यकाल में हमारे देश पर आक्रमण किया, तो वो अपने धर्म को फैलाने के लिए एक विशेष उनका अभियान होता था, और उस अभियान के तहत वो हिंदू महिलाओं से विवाह करते थे, या तो उनकी सहमति से और या उनके साथ जबरन निकाह कर संतानें उत्पन्न करना उनका बहुत बड़ा उद्देश्य था, ताकि वो अपने धर्म को अधिक से अधिक फैला सकें और अपनी जनसंख्या को अधिक से अधिक फैला सकें। और उस जनसंख्या के बाद वो ये चाहते थे कि अधिकतर जनसंख्या जब हमारी होगी तो हम लंबे समय तक इस देश पर राज करेंगे। तो हमारी संस्कृति पर अटैक हुआ, हमारे धर्म पर अटैक हुआ, हमारे ट्रेडिशन पर, हमारी परंपराओं पर अटैक हुआ। और ये वो स्थिति थी जब समाज के बंधुओं ने अपनी बच्चियों को बचाने के लिए ये रास्ता निकाला कि जल्द से जल्द, बच्चियां पूरी तरह पढ़ाई नहीं कर पाती थी, उन्हें पर्दे में रखा जाने लगा, उन्हें छुपा कर रखे जाने लगा। और स्थितियां ये हो गई कि ज्यादा से ज्यादा ढकी रहने लगी वो, इसलिए कि कोई आक्रमणकारी की नजर उस पर ना पड़ जाए और वो उसे जबरन ले जाकर उससे निकाह ना कर ले। कई लड़कियां जो निकाह नहीं करती थी वो आत्महत्या भी कर लेती थी, लेकिन हरम में कई कई रानियां होती थी। ये स्थितियां हमारे राजपूत काल में भी इंगित होती हैं, लेकिन रानियों को वहां सम्मान रखा जाता था। सिर्फ संतान उत्पन्न करना रानी बनाने के पीछे उद्देश्य नहीं होता था। तो ये एक दो जो विसंगतियां हमारे समाज में पैदा हुई। हमारे वैदिक काल में कहीं भी पर्दा प्रथा नहीं थी, हमारे वैदिक काल में कहीं भी चाइल्ड मैरिज नहीं थी, बाल विवाह नहीं था, किंतु ये उत्पन्न हुआ, इसलिए उत्पन्न हुआ
कि गैर समाज के आक्रमणकारी जबरन निकाह ना कर ले, तो बच्चों को छुपा के रखा जाए और उनको जल्दी से जल्दी अपने घर से विवाह कर बाहर भेज दिया जाए, अपने ससुराल भेज दिया जाए, ताकि वो बच्चियां ससुराल की जिम्मेदारी हो जाए। तो माता पिता की लाचारी ने, मजबूरी ने इस कुप्रथा को जन्म दिया, और इतना जन्म दे दिया कि अंग्रेजों के जमाने में जब हम पहुंच जाते हैं और जब हम बात करते हैं, धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं। आप ये देखिए इस स्लाइड में, मैं पूरा तो नहीं पढ़ूंगी क्योंकि हमें बात करनी है दयानंद सरस्वती। ये आप अगर पहचान पा रहे हो तो आपने सुना होगा, मैं समझती हूँ कि शायद महाराष्ट्र में भी केसेस सती के देखने में आए होंगे, लेकिन राजस्थान में तो सती का मामला बहुत ज्यादा, बंगाल में बहुत ज्यादा रहा। मैंने विदिशा में अभी एक लेक्चर दिया था कुछ दिनों पहले, तो मैंने वहां अपने लेक्चर में इसी बात को हाईलाइट किया था कि सती के मामले सर्वाधिक बंगाल में रहे। अब आप देखिए, बंगाल एक ऐसा राज्य रहा जो मोस्ट इंटेलेक्चुअल पार्ट इंडिया का कहलाता है। हमारी दिल्ली राजधानी बाद में बनी, हमारी पहले राजधानी बंगाल थी। तो बंगाल में सबसे पहले अंग्रेजों ने पदार्पण किया, वहां बंगाल में अपनी फैक्ट्री स्थापित करी, और बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल आज भी हम बंगाल को मानते हैं, लेकिन बावजूद उसके ढोल बजा बजा के स्त्रियों को सती, पहले तो स्त्रियां अपने सतीत्व को बचाने के लिए खुद अपनी मर्जी से सती हो जाया करती थी। ये जो हाथ आपको दिखाई दे रहे हैं, अच्छा आप इसमें एक बात नोटिस करें कि एक हाथ सबसे ऊपर है, फिर 5 हाथ नीचे हैं, उसके बाद कुछ संख्या में हाथ। ये ऐसा अंतर क्यों? मैं आपको बताती हूं, राजपूत राजाओं की, रानियों की ग्रेडेशन हुआ करती थी, और उस ग्रेडेशन में जो एक मुख्य रानी हुआ करती थी वो भी सती होती थी, उसके बाद जो छोटी रानियां होती थी वो भी सती हुआ करती थी, और कई कई बार तो उस राजा की रानियों की सारी दासियां भी सती हुआ करती थी। 50, 60, 70, 80 तक रानियां राजा रखते थे, और ये सती का आलम मेडिवल इंडियन हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा फैक्टर था। और ये सारे हाथ उन सतियों के हाथ हैं, लेकिन इनमें भी भेदभाव है। आप देखिए, जो ऊंचा हाथ है वो मुख्य रानी का हाथ है, और नीचे जो हाथ है, जो सबसे नीचे हाथ है, वो दासियों के हाथ हैं। यानी कहा जा सकता है कि मरने के बाद भी औरत को समान दर्जा नहीं दिया गया। मरने के बाद उनके हाथ भी जो दर्शाए गए हैं, तो वो हाथ भी अंतर के साथ दर्शाए गए हैं। तो ये स्थिति रहती थी मध्यकालीन समाज के अंदर। बंगाल इतना इंटेलेक्चुअल होने के बावजूद भी सती के मामले में राजस्थान से भी कई मामलों में आगे रहा है। ये वो स्थिति आप देखिए, स्लाइड में आपको दिखाई दे रही है कि ये एक महिला जो अपनी सहमति से, अपनी रजामंदी से सती हो रही है। लेकिन कुछ मामलों में स्थितियां उलट थी, कुछ मामलों में ये माहौल क्रिएट किया जाता था, महिला अपनी पति की चिता पर सती होती थी, और चारों तरफ ढोल बजाकर, नगाड़े बजाकर उसकी चीख को छुपाने का काम किया जाता था। कई बार अंदर ही अंदर महिला इस बात का विरोध भी करती थी कि मैं सती नहीं होना चाहती, तो उस महिला के चरित्र को अच्छा नहीं माना जाता था कि जो अपनी पति की मृत्यु के बाद भी जीना चाहती है, ये कैसी महिला है। इसका मतलब इस महिला की श्रद्धा पूरी तरह अपने पति के साथ जुड़ी हुई नहीं थी, या ये महिला कहीं और अटैचमेंट रखती है, या इस महिला को जीने की इतनी चाहत है, तो ये महिला अच्छे चरित्र की महिला नहीं है। उसे जबरन आग में, जलती चिता में कुदाया जाता था, और चारों तरफ घेरा बनाकर, या आप देख रहे हैं एक दृश्य है, ढोल नगाड़े पीटे जाते थे कि जब वो चीखती थी, चिल्लाती थी, वो बाल नोचती थी, जब उसके शरीर को, आप कभी देखेंगे कि हम जब दीपक जलाते हैं तो हमारी उंगली भी जब जरा सी उस दीपक की लौ से टकरा जाती है तो हम 3 दिन उसके दर्द को महसूस करते हैं। हम 3 दिन कितनी भी दवाई लगा लेते हैं, कितना भी बर्फ का सेक कर लेते हैं, लेकिन 3 दिन हमें याद रहता है कि हमारी उस दिन संध्या आरती के समय हमारी उंगली जल गई थी। और आप देखिए कि एक जिंदा शरीर को जलाया जाता था ढोल बजा बजा के, और उसे माता का दर्जा दे दिया जाता था। अंदर कुछ ही लोग जानते थे कि वो महिला सती नहीं होना चाहती थी, लेकिन उसे जबरन सती बनाया जाता था, और सती माताओं के मंदिरों को महिमा मंडित कर पूजा अर्चना होती थी। ये तो अब सरकारों ने सती मंदिर में पूजा अर्चनाओं को महामंडन से रोका है, और ऐसे कानून बनाए हैं जाकर के लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। आप देखिए कब जाकर, जब राजा राम मोहन राय 1829 में जाकर इस प्रथा को बैन किया गया। तो आधुनिक भारत में आ रही हूं, धीरे धीरे आधुनिक भारत पे, ये देखिए एक महिला का चित्र, इसमें कहीं भी पर्दा नहीं है, कहीं भी पर्दा नहीं है, एक महिला लिखती हुई दिखाई दे रही है। इससे हमें पता चलता है कि हमारे मेडिवल इंडियन हिस्ट्री में कुछ महिला लेखक भी जिंदा थी, उपस्थित थी, मौजूदगी दर्ज करवाती थी, लिखा करती थी। तो विमेन, जो मुगल काल की महिलाएं हैं,
जैसे गुलबदन बेगम है, हम जानते हैं बहुत अच्छे से कि उन्होंने हिस्ट्री को लिखा, बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है हुमायूं नामा, जो हुमायूं नामा से मुगल हिस्ट्री के बारे में बहुत सारी बारीक बातें हमें मालूम पड़ती हैं। फिर आती है झांसी की रानी रुद्रमा देवी वारंगल की, इन्होंने युद्धों में भाग लिया। धीरे धीरे ये स्थितियां आ गई कि आप ये देखिए कि जब झांसी की रानी लड़ी तो झांसी की रानी के लिए सर ह्यूज रोज जिनके साथ वो लड़ी, उन्होंने बाद में, हालांकि वो तो शहीद हो गई, किंतु ये कहा गया कि इन सारे मर्दों में अकेली मर्द अगर कोई थी तो वो झांसी की रानी थी। लेकिन आप एक बात नोटिस करते होंगे कि झांसी की रानी को हम एक बहुत बड़े महिला सशक्तिकरण के उदाहरण के रूप में जानते हैं, किंतु आज जब कोई महिला अपने अधिकार को पूरे जोर शोर के साथ मांगती है तो हम व्यंग में अक्सर उसे कह देते हैं, अरे वो तो झांसी की रानी। हम पॉजिटिव पॉइंट में इस बात को नहीं लेते, हम नेगेटिव में व्यंग्यात्मक रूप में कहते हैं कि अरे वो तो झांसी की रानी है, उससे दूर रहना। तो जो महिला अपने अधिकारों के लिए सचेत है, जो महिला अपने अधिकार को मांगती है, जो महिला किसी और महिला को अपने घर में हो रहे अत्याचारों से निकालने की कोशिश करती है, क्यों उसे घर तोड़ने वाली महिला का नाम दे दिया जाता है? बहुत महत्वपूर्ण बात प्रोफेसर गीता नायक मैडम शायद लिटरेचर में बताएंगी कि अक्सर जो कंटेम्पररी लिटरेचर पुष्पा मैत्रेयी मैडम हैं वो लिखती हैं और वो ये कहती हैं कि ऐसी महिलाएं जो अधिकारों की बात करती हैं, उन महिलाओं को घर तोड़ने वाली महिलाएं, ये करंट स्थितियों में मैं बात कर रही हूं कि आज भी आप देखिए, मैंने कई बार सुना है, मेरे अपने सर्किल में कुछ लोग ऐसे हैं, वो ये कहते हैं कि वो बड़ी बिंदी लगाई हुई महिलाएं आ जाएंगी मैडम, ज्यादा कुछ बोलना नहीं तो वो बड़ी बिंदी लगाई हुई महिलाओं से उनका अर्थ है जो महिला संगठनों को लीड कर रही हैं, जो महिला सशक्तिकरण की बात कर रही हैं, जो धरने लगा रही हैं, महिलाओं के ऊपर जो ज्यादतियां हो रही हैं उन्हें, तो वो डर के मारे ये कहते हैं, ये उनका खौफ और व्यंग है जो इन नवाचारों को स्थापित नहीं होने देना चाह रहा। कानून बहुत सारे बन रहे हैं, आज पुरुषों को मैंने ये देखते भी सुना है कि अगर कोर्ट में बात चली जाती है तो हमारी कोई नहीं सुनता, महिला अगर झूठ भी बोल देती है तो हम वहां पर लाचार हो जाते हैं, कोर्ट उनकी सुनता है। लेकिन उन महिलाओं का क्या जो ये सब जानते हुए भी कोर्ट में नहीं जाती हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अब हम ब्रिटिश टाइम के अंदर आते हैं कि ब्रिटिश रूल में क्या स्टेटस रहा, फैमिली सिस्टम डोमिनेटेड, यहां भी वही था, ब्रिटिश काल में भी मेल मेंबर उसे डोमिनेट करता था, इनहेरिटेंस मेल लाइनेज पर ही हुआ करती थी। आप ये देखिए, संपत्ति के अधिकार जो है ये दिलाने की बात कॉन्स्टिट्यूशन में आई बहुत बाद में, तो बाबा साहब का बहुत बड़ा रोल रहा इसमें। अभी मैंने बाबा साहब अंबेडकर जी की जयंती थी 14 अप्रैल को, और मैंने दिल्ली के आलोक पर प्रकाशन के एक वेबिनार में अपना जो लेक्चर दिया था वो इसी बात पर केंद्रित था कि बाबा साहब अंबेडकर को हम बात करते कि दलितों के मसीहा है, दलित नहीं, मैंने बात की थी उनके फेमिनिस्ट अप्रोच पर कि महिलाओं को ये मजबूत, जो कानून की मजबूती दिलाने का काम है, महिलाओं को कहीं संपत्ति में अधिकार नहीं था। महिला एक घर में, आप देखिए स्थिति ये थी कि घर में जब महिला का विवाह हो जाता था तो उसे अगले परिवार की सदस्य माना जाता था, उसे इस परिवार की प्रॉपर्टी से उसका कोई दखल नहीं रहता था। आज ये सारे कानून जो उत्पन्न हुए हैं ये मॉडर्न इंडिया की ही देन है। अब देखिए केरला की बात करें, केरला में मैट्रिलिनियर फैमिलीज हैं, लेकिन आउटसाइड केरला से बाहर नियरली कंप्लीटली मेल कंट्रोल है। मैं आपको बताऊं, जब मैं थाईलैंड गई थी 2013 में, मेरा एक लेक्चर था थाईलैंड की 4 यूनिवर्सिटीज में मैंने अलग अलग लेक्चर्स दिए थे, उसमें महिला सशक्तिकरण की बात मैं आपको बताऊं। जब मैंने वहां देखा कि महिलाएं फिश कटलेट्स के छोटे छोटे शॉप्स, छोटे छोटे ठेले लगाकर, और वहां बहुत मजबूती से खड़ी हुई हैं, और रात को जब टोल टैक्स वसूलते हुए आधी रात को मैंने एक महिला को देखा, तो वहां के आयोजकों से मैंने ये पूछा कि इतनी रात गए, 2:30 बजे का समय, 2:30 का समय था, 2:30 मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि टोल एक महिला ने वसूल किया हमारी गाड़ी से। तो मैंने ये पूछा कि यहाँ पे महिलाएं ऐसे आधी रात को ड्यूटीज देती हैं? तो उन्होंने कहा कि मैडम, दिस कंट्री इज सेफ फॉर विमेन और हम लोग वी आर प्राउड। और जो पुरुष मेरे साथ बैठे थे, उनकी पत्नी को उन्होंने अपने घर का फाइनेंस ऑफिसर बताते हुए बहुत प्राउडली कहा कि मैडम, मेरा तो सारे घर के फैसले मेरी पत्नी लेती हैं। आज हम अगर अपने देश में, मैं कोई आलोचना नहीं कर रही, लेकिन हम अपने देश में अक्सर पुरुषों को ये कहते हुए सुनते हैं कि साहब पत्नी जी से हम डर कर रहेंगे तो हमारा घर ठीक। लेकिन डरने की जरूरत कहाँ आ जाती है? अगर हम बराबर रिस्पेक्ट महिला को देते रहेंगे,
बराबर के फैसले लेने में उनकी भागीदारी रखेंगे, तो क्यों एक चंडिका के अवतार में, दुर्गा के अवतार में महिला को खड़ा होना पड़ेगा? एक महिला तो समर्पण की मूर्ति हुआ करती है, महिला के तो खून में समर्पण मौजूद है। हमें उस समर्पण को बचा के रखने की जरूरत है। अगर उस समर्पण को हम थोड़ी सी तवज्जो दे देते हैं, हम समर्पण को थोड़ी सी रिस्पेक्ट दे देते हैं, तो वो महिला कहीं भी किसी पुरुष पर हावी होकर अपनी चार दीवारी से बाहर जाना पसंद नहीं करेगी। और यदि वो आपका हाथ छोड़कर आगे निकल जाती है और चली जाती है आपको छोड़कर, या आपसे आगे निकल जाती है, तो वो पुरुष की आंखों में किरकिरी क्यों बनने लग जाती है? क्यों पुरुष उसका सहयोगी नहीं बनता? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मैं कहीं नहीं कहती कि पुरुषों को धक्का देकर महिलाओं को राज करना चाहिए, केवल महिला ही सब कुछ है। नहीं, अकेली महिला समाज में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकती। पुरुष हमेशा महिला का पूरक है, लेकिन इस बात को पुरुष को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि महिला भी पुरुष की पूरक है। अकेले पुरुष जिस प्रकार एक बैलेंस्ड तरीके से अपने जीवन को नहीं जी सकते, अकेली महिलाएं भी बैलेंस्ड होकर अपने जीवन को तब तक नहीं जी सकती जब तक वो पुरुष के योगदान को, कैसे भूल जाती है महिला अपने पिता को, योगदान को। एक महिला अगर कोई केस कर रही है, मान लीजिए कि अपने भाई के खिलाफ केस किया, या अपने किसी सहयोगी के खिलाफ केस किया, या अपने पति के खिलाफ केस किया, लेकिन उस पिता के रोल को वो कभी नहीं भूल सकती जिसने उसे उंगली पकड़कर चलना सिखाया, बड़ा कर दिया। तो एक महिला को भी ये समझना जरूरी है। सशक्तिकरण का अर्थ उच्छृंखलता तनिक भी ना हो, इस बात का हमें ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने नोटिस किए थे। आप देखिए, मैंने महाराष्ट्र की भी बात की है, चूंकि यहाँ महाराष्ट्र से लोग जुड़े हुए हैं। महाराष्ट्र में भी एनर्जेटिक स्टेप्स लेने की बात की गई थी, लेकिन पेशवाज ने महिलाओं को बहुत ज्यादा ऊपर उठने से रोकने का कुछ प्रयास किया था। और कास्ट सिस्टम, सती, हैरोइंग द कंडीशंस ऑफ विडोज की स्थिति तो इतनी खराब हो गई थी, आप विश्वास करेंगे, मैं जब दयानंद सरस्वती की बात करूं, दयानंद सरस्वती उदय हुए, दयानंद सरस्वती से पहले राजा राम मोहन रॉय आए, जिन्होंने महिला सशक्तिकरण की बात आरंभ करी, उन्होंने एजुकेशन की बात करी, उन्होंने सती पर अटैक किया। और दयानंद सरस्वती तो एक ऐसे व्यक्ति रहे जिन्होंने अपने 80% जो रिफॉर्म्स लेकर के आए, वो सुधार लेकर के आए, वो महिलाओं से संबंधित ही सुधार रहे। कुछ और पॉइंट्स मैंने लिखने की कोशिश की है कि आमेर में क्या हुआ, राजपूताने में क्या हुआ। अब हम आ जाते हैं दयानंद पे, और मैं दयानंद की बात करना चाहूंगी आपके समक्ष। शुरू करेंगे हम दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती, हम जानते हैं कि गुजरात में उनका जन्म रहा। जन्म होने के बाद उन्होंने देखा सबसे बड़ी एक मॉडर्न पीरियड के अंदर एक और समस्या खड़ी हो गई थी। बाल विवाह की समस्या खड़ी हो गई थी, पर्दा विवाह की समस्या खड़ी हो गई थी। मुस्लिम काल में जो आक्रमणकारी हमारे काल में आए, जो मध्यकालीन इतिहास को जिन्होंने घेरे रखा, लेकिन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री तक आते आते भ्रूण हत्या, कन्याओं के जन्म के बारे में पता लगा लिया जाता था, भ्रूण का पता लगते ही उन्हें कोख में मार देने की एक बहुत बड़ी कुरीति भी हमारे समाज में जन्म ले चुकी थी। ब्रिटिश रेजिडेंट डंकन जो बनारस में थे, उन्होंने इसको फाइंड आउट किया कि ऐसी जो प्रिंसेस हैं, राजपूताने की प्रिंसेस हैं, चूंकि मैं राजस्थान से बिलोंग करती हूँ तो राजस्थान की बात करूंगी। राजस्थान में ये चल रहा है, कच्छ में भी चल रहा है, काठियावाड़ में भी चल रहा है, और सोसाइटी ने इस बात को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। आप ये देखिए, जब शुरू में कोई आरंभ होती है कुरीति, तो थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस होने के बाद स्थितियां रही। भारतवर्ष की एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट, आपको एक नेचर बताऊं, बहुत बड़ा स्वभाव बताऊं, भारत की संस्कृति में ये बात शामिल है, ये ग्राह्यता, कि वो बहुत जल्दी चीजों को स्वीकार कर लेती है। और यही कारण रहा, इकबाल का एक शेर है कि यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। तो भारतीय संस्कृति विश्व की सबसे पुरानी संस्कृति है और आज तक जीवित है। यूनान की संस्कृति मिट गई, रोम की संस्कृति मिट गई, मिस्र की संस्कृति मिट गई, आज सिर्फ उनके अवशेष जिंदा हैं, लेकिन भारतीय संस्कृति आज भी जीवित है। और सबसे प्राचीन संस्कृति के रूप में हमारे दो जो प्रदेश, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, आज स्वतंत्रता के बाद भले ही भारत से दूर पाकिस्तान की सीमाओं में माने जाते हैं, लेकिन फिर भी राजस्थान की कालीबंगा संस्था उनसे भी पुराने स्तरों को पा करके आज सबसे पुरानी, आज भी हम भारतीय संस्कृति को ही मानेंगे। और वो कालीबंगा एक ऐसा सेंटर है
जिसकी जो सतहों में हमें मिला प्राप्त हुआ है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से भी पुराने अवशेष कालीबंगा में प्राप्त हुए। कालीबंगा का अर्थ है काली चूड़ियां, क्योंकि काली चूड़ियां भी यहाँ प्राप्त हुई है। मैं उस पर नहीं जाऊंगी, हम बात कर रहे हैं महिला सशक्तिकरण पे, हम महिला सशक्तिकरण पर ही बात करेंगे। 19th century, it is considered to be the era of new ideas and reformation in the history of India. It is due to the influence of Western ideology and culture. Moreover, it was due to rejuvenation of its glorious past and because of the re-establishment of moral values propounded since long back in India. दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन रॉय, आप देखिए राजा राम मोहन रॉय ने, मैंने जैसे आपको बताया कि उन्होंने सती पर अटैक किया। अब धीरे धीरे हम बात करें कि कंडीशंस, राजा राम मोहन रॉय के बाद दयानंद सरस्वती उठे, उन्होंने कहा कि जो हवन होते हैं उसमें उन्होंने एक चीज नोटिस करी कि हवन अक्सर एक पुरुष ब्रह्मा बैठते हैं और वो हवन को संपादित करवाते हैं। उनके मन में ये बात आई कि क्यों नहीं हम महिलाओं को भी, ये क्यों महिलाओं को इस बात से दूर रखा जाता है। जब एक हवन होता है तो एक पुरुष के साथ उसकी पत्नी का साथ बैठकर जोड़े के साथ हवन करना जरूरी माना जाता है, लेकिन हवन करवाने में महिला की कोई भूमिका नहीं होती। दयानंद सरस्वती ने इस बात को समझा, इस बात को महसूस किया और उन्होंने इस नए अधिकार के साथ महिला को इस अधिकार को अधिकृत किया कि आप हवन संपन्न करवाएंगी। और आज भी आप देखते होंगे कि जो आर्य समाज को मानने वाले लोग हैं, परिवार हैं, उनमें महिलाएं हवन संपादित करती हैं और महिलाएं फेरे भी पढ़वा रही हैं, महिलाएं संध्या आरतियां भी करवा रही हैं। तो ये एक विशेष अधिकार था जो दयानंद सरस्वती ने। अब हम बात करें कि दयानंद सरस्वती ने उस समय बात उठाई जब मध्यकालीन भारत से ये महिला बंधी हुई थी, जकड़ी हुई थी इन बंधनों में, कि जब वो पर्दा कर रही है, महिला खुद उस पर्दे को हटाने में हिचकती थी। आज भी मैं आपको बताऊं, मैं यहाँ अपने बीकानेर की डिस्ट्रिक्ट जो टास्क फोर्स बनी हुई है, अबे घूंघट नहीं अभियान चल रहा है, हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने यह अभियान चलाया है कि घूंघट को अब हम हटाएंगे। उस हटाने की जो टास्क फोर्स कमेटी हुई है उसमें मैं मेंबर हूं और एज अ मेंबर जब वहां पे गांव के प्रतिनिधि महिलाओं को हम बुला करके आते हैं, वो बुलाती हैं और महिलाएं वहां बैठती हैं, तो वो भी थोड़ा थोड़ा घूंघट रखती हैं। जब हम उन्हें कहते हैं कि यहाँ तो घूंघट हटाइए, आप विश्वास नहीं करेंगे उस घूंघट को हटाते हुए जो हेजिटेशन, जो बेचैनी उन्हें आज भी महसूस होती है। घूंघट प्रथा, पर्दा प्रथा जो हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं था, वो इतनी गहराई से जड़ें जमा कर बैठ गया और आज कई पुरानी पीढ़ी के लोग इस बात को सम्मान का सूचक मानते हैं कि एक महिला अगर घूंघट कर रही है तो वो बड़ों को सम्मान दे रही है। लेकिन सम्मान देने के लिए घूंघट का प्रचलन हमारी संस्कृति में कहीं भी नहीं रहा। इस बात के सबूत मैंने आपको दिए हैं कि आप पुरानी कोई भी मूर्ति उठाकर देख लीजिए, प्राचीन भारत की जो भी मूर्ति कला है, जो भी चित्रकला है, उसमें कहीं भी आप अजंता, एलोरा कहीं भी जाएंगे आपको कभी भी, हाँ, मध्यकाल की जो स्त्री है, बनी ठनी की पेंटिंग्स अगर आप देखेंगे तो वो आपको पर्दे में दिखेगी, लेकिन वो भी पर्दा नहीं है, बहुत झीनी सी चुनरिया उन्होंने डाली हुई है जिसमें वो आराम से स्वतंत्रता पूर्वक अपने आप को एक्सप्रेस कर रही है। तो धीरे धीरे ये स्थितियां, दयानंद ने इसको हटाने की जब कोशिश करी, आपको आश्चर्य होगा कि दयानंद ने विधवा पुनर्विवाह की बात को बहुत मुस्तैदी के साथ लागू किया। ईश्वरचंद विद्यासागर से एक बार अपनी बंगाल यात्रा में वो मिलकर आए और वहां ईश्वरचंद विद्यासागर विधवा पुनर्विवाह पर काम कर रहे थे। वहां दयानंद ने जब उनसे मुलाकात की तो उनके दिमाग के चक्षु खुले और उन्होंने भी इस विषय को राजस्थान, हरियाणा जैसे क्षेत्रों में उठाने की बात करी। तो सबसे पहला विरोध जिस वर्ग से आया वो वर्ग कौन सा हो सकता है, विद्यार्थियों के लिए सवाल है, किंतु समय की हमारे पास सीमा है तो मैं स्वयं ही इसका जवाब दे देती हूँ। पहला विरोध स्वयं विधवाओं की तरफ से आया कि हम नहीं चाहते कि हमारा विधवा जीवन नष्ट हो और हम दोबारा शादी करके बसना नहीं चाहते। आप देखेंगे कि जिस टारगेट ग्रुप के लिए वो सुधार कार्यक्रम चलाया जा रहा है, वो महिलाएं नहीं चाहती कि हम अपने वैधव्य को छोड़कर एक आम सामान्य खुशी भरा जीवन जिएं। ऐसे ऐसे परेशानियों में, ऐसे ऐसे प्रयासों को जब पुश किया गया, धक्का दिया गया, उस स्थिति में भी आर्य समाज ने ये स्थापित किया। आर्य समाज के कई लोगों ने दयानंद की प्रेरणा से, कई कुंवारे लड़कों ने ये प्रण लिया कि हम जब विवाह करेंगे
तो किसी विधवा का हाथ थामेंगे। और ऐसे कई उदाहरण आर्य समाज में देखने में आते हैं। चूंकि मेरे पास मेरी पीएचडी इस विषय पर है, आप कहें तो मैं 10 घंटे भी इस विषय पर बोल सकती हूँ, किंतु मुझे सीमित रहते हुए अपनी बात कहनी है। दयानंद के अब मैं बात करूंगी कि अपलिफ्टमेंट ऑफ एजुकेशन, क्योंकि आप और हम हायर एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, तो हमें यह जानना जरूरी है कि एजुकेशन के बारे में दयानंद के क्या विचार थे। देखिए, एजुकेशन को कोई भी रिफॉर्मर हो, उनका जो ग्रंथ है वो सत्यार्थ प्रकाश उनका ग्रंथ है, और सत्यार्थ प्रकाश में बहुत कोशिश की गई है इस बात की कि एजुकेशन की एक स्कीम को डेवलप किया जाए। कन्या गुरुकुल खोलने की बात, आप देखिए जालंधर में कन्या गुरुकुल खुला था, उसके बाद अजमेर में विधवाओं के आश्रम खोले गए, एजुकेशन देने के लिए, बच्चियों के लिए पूरे प्रयास किए जाते थे कि 25 वर्ष तक। और देखिए, आज भी आपने महसूस किया होगा कि आर्य समाज विवाह करवाता है, इंटरकास्ट मैरिजेस को भी प्रमोट करने में आर्य समाज ने कदम उठाए हैं। और जब या तो कोर्ट में जाकर आप मैरिज कर सकते हैं अगर आपको इंटरकास्ट करनी है और आपका समाज इस बात की अनुमति नहीं देता है, तो आर्य समाज पूरा समाज जुड़ जाता है और वो एक बालिग कपल को अपने अंजाम तक पहुंचाता है। आर्य समाज ने ये भी क्योंकि आर्य समाज ने हमेशा बात की गो बैक टू दी वेदास, यानी वो वैदिक सोसाइटी के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। और हमारी वैदिक सोसाइटी, हमारा महाकाव्य काल हमेशा स्त्रियों को स्वयंवर की बात कहता है, अपने वर को खुद चुनने की बात करता है। तो यदि कोई लड़की अपना वर स्वयं चुनना चाहती है तो आर्य समाज आज भी जोर शोर से उसके आगे आता है और उसके सहायक बनकर खड़ा होता है, उसका परिवार बनकर उसे अपने फैसले को मुकाम देने की बात कहता है। तो आर्य समाज ने एजुकेशन की बात करी। मैं आपको बताऊं कि एजुकेशन की बात के लिए गुरुकुल खोले गए, डीएवी इंस्टीट्यूशंस ऑल ओवर द इंडिया, मतलब डीएवी इंस्टीट्यूशंस का एक इतना बड़ा नेटवर्क खोला गया जिसमें पूरा गुरुकुल प्रणाली पर शिक्षा दी जाती है। और डीएवी इंस्टीट्यूशंस ने बहुत नाम भी कमाया। हम जानते हैं कि नॉर्थ इंडिया में बहुत बड़े बड़े लाला लाजपत राय भी जो है, आप देखिए ये सारे जो लोग हैं, इनके पीछे की जो मोटिवेशन, जो ये नेशनलिज्म की बात जो बाद में जाके हमारे फ्रीडम स्ट्रगलर्स ने की, उसके पीछे आर्य समाज ने जो ये राष्ट्रवाद का बीज इनमें डाल दिया था, ये जो सशक्तिकरण का महिलाओं में भी उत्पन्न किया था। सरला देवी चौधरानी एक ऐसा नाम है जिन्होंने हरियाणा में बहुत लंबा चौड़ा काम किया। और देखिए, उस आर्य समाज की संस्थाएं आज सीमा पार भी हैं, विदेशों में भी स्थापित हैं। अब मैं बात करूं आर्य समाज और पत्रकारिता की, तो पत्रकारिता के क्षेत्र में भी आर्य समाज ने दयानंद के जीवन में, दयानंद ने 1875 में आर्य समाज को स्थापित किया। तो दयानंद की स्थापना, आर्य समाज की स्थापना से उनकी मृत्यु तक और उसके बाद के काल में बहुत सारी ऐसी मैगजीन्स उत्पन्न हुई जो सीधे सीधे विमेन रिफॉर्म्स के बारे में बात करती थी। महिलाएं उसमें आर्टिकल्स लिख सकती थी, पुरुष आर्टिकल्स लिख सकते थे, लेकिन उनका विषय महिला सशक्तिकरण या महिला उत्थान हुआ करता था। ईश्वरचंद विद्यासागर की बात मैंने आपको पहले ही बताई है। बहुत सारी जर्नल्स ऐसी थी जो सीधे सीधे महिला सशक्तिकरण से संबंधित थी। 3 फेजेस थे आर्य जर्नलिज्म के, और उन 3 फेजेस में फर्स्ट फेज ऑफ जर्नलिज्म, सेकंड फेज ऑफ जर्नलिज्म, थर्ड फेज ऑफ जर्नलिज्म, अनंत पत्रिकाएं निकली। आर्य कन्या महाविद्यालय जो पोरबंदर, आप देखिए, मैं बात करूंगी कि इंस्टीट्यूशंस गुरुकुल सिस्टम पे चलते थे। बड़ौदा में, पोरबंदर में आर्य कन्या महाविद्यालय, आर्य कन्या गुरुकुल उन्हें कहा जाता था। प्राइमरी गर्ल्स स्कूल्स होते थे, गर्ल्स के हाई स्कूल्स होते थे। ऑल ओवर इंडिया में एट प्रेजेंट भी ये संस्थाएं रन हो रही हैं। और डीएवी, दयानंद एंग्लो वैदिक इंस्टीट्यूशंस के नाम से, इसी ने सबसे पहले स्वदेशी का आइडिया दिया, जिसको आगे दादा भाई नेरोजी ने बात करी और जिसको आगे महात्मा गांधी ने स्वीकारा। इस स्वदेशी को सबसे पहले, इस स्वदेशी का नाम लेने वाले, स्वदेशी को प्रतिपादित करने वाले थे तो वो थे डीएवी कॉलेजेस, जिन्होंने इस बात को इंजेक्ट किया, दिमागों में इंजेक्ट किया, लोगों के हृदय में इंजेक्ट किया। और बाद में फिर स्वतंत्रता, क्योंकि दयानंद तो हमारी स्वतंत्रता को देख नहीं पाए थे, किंतु ये जो रिफॉर्म मूवमेंट्स चालू हुए, इन रिफॉर्म मूवमेंट्स की वजह से ही बड़े बड़े नेता उत्पन्न हुए। ये जागृति लोगों में आई कि वो भिड़ गए अंग्रेजों के साथ, और भिड़ने के बाद उन्होंने इस फूल जैसी स्वतंत्रता को हासिल किया। तो ये बीज कहां से पैदा हुआ, मेरे पास चार्ट भी हैं, हम इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि मेरी थीसिस है इस पे, तो बहुत बारीक आंकड़े भी हैं। लेकिन अब हम आते हैं सीधे, जो मैं बात कर रही थी आपसे, कि जो जर्नल्स जो फेमिनिस्ट रिफॉर्म्स की बात करती हैं। आर्य जर्नलिज्म का फर्स्ट फेज मैंने बात करी थी, तो 1875 से 1900 एडी तक, यानी ये
25 वर्ष का जो पीरियड है ये फर्स्ट फेज था आर्य जर्नलिज्म का। इसमें अजमेर से देश हितैषी निकला करता था। मुंशी मुन्नालाल शर्मा ने पब्लिश किया फर्स्ट एडिशन 1882 में। पंडित प्रताप नारायण मिश्रा जी ने देश दशा प्रसारित की और इसमें चाइल्ड मैरिज पर बात होती थी। कविताएं लिखा करते थे लोग, आर्टिकल्स लिखा करते थे और इस तरह से पूरे देश में इन पत्रिकाओं को छापकर इन्हें फैलाकर जन जागृति पैदा की। परोपकारी जो आज भी छपती है, दयानंद आश्रम अजमेर में परोपकारी आज भी छपती है और ये उस समय शुरू हुई थी। आप देखिए 1900 की बात मैं कर रही हूँ, इतनी पुरानी जर्नल है ये। और मैंने जब अपनी रिसर्च को अंजाम दिया तो मैंने वो ओरिजिनल, ये जो किताबें जिनका नाम मैं ले रही हूँ, पत्रिकाएं, इनकी ओरिजिनल बाइंडिंग्स मुझे उपलब्ध हो गई दयानंद आश्रम में और उन ओरिजिनल बाइंडिंग्स में से रेफरेंसेस मिले, ये उन बच्चों के लिए जो इस विषय पर रिसर्च करने के लिए इच्छुक हैं। फिर अगला जो पीरियड आया वो 47 इयर्स का आया। वो पीरियड था सेकंड ईरा 1900 से 1947 तक। सेकंड ईरा के अंदर एक सेंटेंस था जो अनाथ रक्षक नाम की जर्नल थी, उस अनाथ रक्षक का जो आइडियल सेंटेंस था वो कहता था, लाखों तुम्हारे लाल जाति के लुटे अभी जा रहे, पर तुम नहीं कुछ सोचते हो, गाढ़ निद्रा ले रहे। द्रव्यवाणों द्रव्य का उपयोग करना छोड़ दो, दीन अबला और अनाथों का हृदय से साथ दो। तो इसमें बात हो रही है दीन की, अबला की और अनाथों की, और जर्नल का नाम है अनाथ रक्षक। तो इस बिगुल के साथ ये छपा करते थे। तो आप सोच सकते हैं कि इनकी आत्मा, इनकी रूह किस तरह महिला सशक्तिकरण को और अनाथों के कल्याण को जीती आई होगी। अब जो जर्नल्स डायरेक्टली फेमिनिस्ट रिफॉर्म से जुड़े हुए थे उनका मैं कुछ नाम आपको नोट करवा दूं, अगर कुछ बच्चे नोट कर रहे हैं यहाँ। तो ऐसी सेमिनार्स देखिए, हम तो जब स्कॉलर्स थे, बच्चों अगर आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं, आप लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, रिसर्च स्कॉलर्स बहुत सारे जुड़े होंगे, तो हमेशा एक पेपर और पेन लेकर हमें बैठना चाहिए, क्योंकि आपको रेफरेंसेस मिलते हैं अपने शोध के लिए। कई बार जैसे आप महिला सशक्तिकरण एक ऐसा विषय है जो ग्लोबल विषय है, वैश्विक विषय है, तो इस पर रिसर्च की बहुत ज्यादा संभावना भी है, रिसर्च का स्कोप भी है। और रिसर्च करने से हम पढ़ेंगे, हमें पता चलेगा कि क्या हमारी संस्कृति में था, क्या हमारी संस्कृति के ऊपर जबरदस्ती लाद दिया गया, और क्या हमारी संस्कृति को छोड़ देना चाहिए विधवाओं को, महिलाओं को, सहयोगिनियों को आगे लाने के लिए। तो ये सारी बातें रिसर्च बेस्ड हैं। रिसर्च पे जैसे भरत भागिनी, भाग्यवती क्षत्रिय ने स्टार्ट किया, बनीता हितैषी 1892 में, श्रीमती भाग्यवती द एडिटर ऑफ जिस जर्नल वाज द सिस्टर ऑफ ठाकुर गदाधर सिंह, कंटेम्प्रेरी राइटर ऑफ भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम बहुत बड़ा, मैडम लिटरेचर पे बात करेंगी, गीता नायक मैडम भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, वो लिटरेचर पे बात करेंगी, तो शायद वो भी इस विषय में बात करें। तो उनके समकालीन जो ठाकुर गदाधर सिंह थे, उनकी बहन ने ये पत्रिका निकाली। एक और मंथली जर्नल आर्य महिला काशी से निकलती थी, काशी बनारस, 1918 में। इस प्रकार की बहुत सारी जर्नल्स हैं, यदि आप चाहेंगे तो मैं इसे आपको मेल कर सकती हूँ, मेल करके बता सकती हूँ कि क्या क्या बातें हैं। मैंने कुछ आर्टिकल्स भी लिखे हैं, यदि आपकी इच्छा होगी तो मैं आर्य पत्रिकाओं ने किस तरह महिलाओं को जागृत किया, न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स छपे हैं, मैं उनकी प्रेस कटिंग्स भी आपको भेज सकती हूँ। आर्य वनिता, महिला संसार, ये कुछ ऐसी महिलाएं थी जो सीधी सीधी जुड़ी हुई थी महिलाओं के सशक्तिकरण से। और स्थितियां ये आ गई कि आप देखिए, दयानंद की मृत्यु के बाद, दयानंद के आर्य समाज को जब खड़ा किया उन्होंने, तो दयानंद के अंदर अंग्रेजों ने क्या कहा, अंग्रेजों का एक बहुत बड़ी एक स्टेटमेंट अंग्रेजों ने दिया कि आप अगर किसी आर्य समाज की खाल को खुरच कर देखेंगे, यानी किसी की स्किन को खुरच कर देखेंगे, तो उसमें क्रांतिकारी लिखा मिलेगा। तो ये बात, वो डरते थे, अंग्रेज इस बात से बहुत खौफ खाते थे कि अगर कोई आर्य समाजी है तो वो बात करेगा स्वराज की, वो बात करेगा स्वदेशी की, वो बात करेगा महिला उत्थान की। और हम सभी जानते हैं कि जब एक समाज के अंदर महिला खड़ी हो जाती है तो वो एक उस धुरी की तरह है। एक महिला को अक्सर, आज हम क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, हम अक्सर देखते होंगे एक महिला के बहुत सारे हाथ दिखाए जाते हैं, किसी में वो आयरन लेके खड़ी है, किसी में वो दूध की तपेली लेकर खड़ी है, किसी में वो कपड़ा प्रेस करके दिखाई दे रही है, किसी में उसके हाथ में चिमटा है, किसी में बेलन है, तो बहुत सारे हाथ हैं। यानी मल्टीटास्किंग एक महिला को होना पड़ता है आज के समय में। और आज तो महिलाएं नौकरी भी कर रही हैं, तो ये डबल टास्क है उनके ऊपर। लेकिन हमें सहयोग की आशा है। मैं एक सशक्त महिला का प्रतिनिधित्व करती हूं, लेकिन पुरुषों से कहीं भी हमें विवाद की आवश्यकता नहीं है, कहीं भी हम पुरुषों को धक्का देकर आगे निकल जाएं, ऐसे नारीवाद का मैं कहीं भी प्रतिपादन नहीं करती हूं, उसका मैं मंचन नहीं करती हूं, उसका मैं प्रोफेसाइज नहीं करती हूं, एडवोकेट नहीं करती हूं।
मैं ये चाहती हूं कि हम साथ चलें। पुरुष महिला की अहमियत को अगर समझने लग जाएंगे तो ये स्थितियां बदल जाएंगी। आज वर्किंग वुमेन है तो देखिए, मैं कुछ हद तक ये भी कहूंगी कि मैंने ऐसे भी पुरुष देखे हैं जो जॉब में नहीं है, उनकी महिलाएं, उनकी काउंटर पार्ट्स, उनकी पत्नियां जॉब में हैं और पीछे से छोटे बच्चे को संभालने की जिम्मेदारी पुरुष बखूबी संभाल रहे हैं। और वो बहुत शान के साथ, गर्व के साथ ये कहते हैं कि मैडम, मेरी पत्नी जॉब में है, वो बैंक जाती हैं, वो स्कूल जाती हैं या वो कॉलेज जाती हैं, तो छोटे बच्चे को पीछे से मैं घर में संभालता हूं। तो क्यों शर्म आती है हमें ये काम करने में? यदि महिला बाहर जाके एक अर्निंग मेंबर हो सकती है, बाहर जाने के बाद वो पूरे परिवार की धुरी हो सकती है, पूरे परिवार के अर्थ को एक पुरुष की तरह अपने कंधों पर लेकर चल सकती है, तो पुरुष उसका सहयोग करने में क्यों हेजिटेशन महसूस करता है? क्यों हम अब चूंकि मैं समझती हूँ कि आज तो हमने बात की महिला सशक्तिकरण की, लेकिन आगे भी आपके कॉलेज के जो प्रबंधन समिति के सदस्य हैं, जो ऑर्गेनाइजिंग कमिटी है पूरी, मैंने एक एक नाम नहीं लिया है, लेकिन जो भी विभूति यहाँ जुड़े हुए हैं उनसे मेरा आग्रह यह है कि आज आपने शुरू किया है, बहुत अच्छी बात है, ये स्टार्ट हुआ है एक काम कि महिला सशक्तिकरण पे बात करनी हमने आरंभ की है, लेकिन आप ऐसी भी सेमिनार्स आगे कंडक्ट कीजिएगा जिसमें महिला सशक्तिकरण और महिलाओं को अपने से जुड़े कानूनों के बारे में मालूम चले, क्योंकि अच्छी अच्छी पढ़ी लिखी महिलाओं को भी अपने अधिकारों के लिए कौन सी धारा, कौन से कानून, कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से क्लॉजेस बने हुए हैं वो मालूम नहीं है। जब मालूम हो जाएंगे तो वो निश्चित रूप से अपने आप को ज्यादा महसूस करेगी, जागरूकता में जो है वो एक मोटिवेशन का काम होगा, उसके लिए जागरूकता के अंदर बढ़ोतरी होगी। आज तो हमने इतिहास की, जैसे मैंने इतिहास की बात की, गीता मैडम बात करेंगी लिटरेचर के बारे में, तो वो साहित्य के साथ समेटेंगी महिला सशक्तिकरण के इश्यू को। वो शायद बात करेंगी कि किस प्रकार लिटरेचर ने प्रमोट किया एजुकेशन को। मैंने हिस्ट्री के साथ बात की, दयानंद की बात की। तो आप कानून पर भी ऐसी सेमिनार्स आयोजित करवाएं। मुझे आपने आमंत्रित किया, बातें तो बहुत सारी हैं, मेरे पास बहुत सारा विषय है, लेकिन चूंकि समय को हमें ध्यान में रखते हुए मुझे जितना समय दिया गया था उस समय से शायद मैं थोड़ा सा ऊपर बोल गई हूं, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। किंतु मैं समझती हूं कि कुछ लाभान्वित आप हुए होंगे, और यदि आपकी कुछ जिज्ञासाएं हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी उनके बारे में बात करके, उनके बारे में जवाब दे करके। तो आप सभी स्वागत है, और पुनः पुनः एक बार धन्यवाद कि आपने मुझे याद किया, आपने मुझे ये मंच दिया। मैं बहुत बहुत आभारी हूं इस संस्थान की कि इस महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए मुझे आपकी तरफ से चुना गया। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू मैडम। धन्यवाद मैडम। जिस प्रकार से एक बगीचे में से सुंदर सुंदर फूल चुनकर उसकी एक सुंदर माला बनाई जाती है, उस प्रकार से आप लोगों ने इतने किस्से, इतनी घटनाएं यहाँ पर बताई और एक सुंदर विषय को अतिशय सुंदर बनाने का प्रयत्न आपने यहाँ पर किया है। फिर से एक बार आपका मैं धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ। महिला सशक्तिकरण तथा सक्षमीकरण, इस वेबिनार के प्रथम सत्र के प्रथम अतिथि डॉक्टर मेघना शर्मा जी का परिचय मेरे सहकारी प्राध्यापक विभूति सर देंगे। मैं विभूति सर से अनुरोध करती हूँ कि वो मेघना शर्मा जी का परिचय दें। भाई किशन देशमुख महाविद्यालय साकूर, जिला लातूर, महाराष्ट्र से महिला सशक्तिकरण या सबलीकरण इस विषय पर ऑनलाइन राष्ट्रीय वेबिनार संपन्न हो रहा है। इस वेबिनार के प्रथम सत्र में जो मूर्धन्य वक्ता है डॉक्टर मेघना जी शर्मा, बीकानेर राजस्थान से, जो अपने विचार स्वामी दयानंद सरस्वती के दृष्टिकोण से आधुनिक भारत के इतिहास में स्त्री सशक्तिकरण सबलीकरण इस विषय पर अपना मंतव्य देगी। मैं उनका परिचय देते समय मुझे बहुत बड़ी हर्ष होता है। वे डायरेक्टर सेंटर ऑफ इवेंट स्टडीज प्रभारी राजस्थानी विभाग, संकाय सदस्य इतिहास विभाग, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर राजस्थान, 17 वर्ष का अध्यापन एवं शोध कार्य का अनुभव, इतिहास विषय के अलावा पत्रकारिता एवं जनसंचार में उन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। 2 दशकों से अधिक समय से महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में कार्य, इतिहास, जल एवं पर्यावरण संरक्षण के अलावा स्त्री वंश पर भारत एवं विदेशों के विश्वविद्यालयों में उनके अनेक व्याख्यान हो चुके हैं। सत्राध्यक्ष मुख्य वक्ता के
रूप में अनेक विश्वविद्यालयों में उनका व्याख्यान हो चुका है। राष्ट्रीय संगोष्ठी, कार्यशालाएं, साहित्यिक, सांस्कृतिक, अकादमिक आयोजनों के संयोजन का कार्य भी उन्होंने संपन्न किया है। वे समन्वयक और संयोजक के रूप में उनका लंबा अनुभव है। उदयपुर से पूर्व में प्रकाशित पाक्षिक की संपादक, कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं तथा स्मारिकाओं का संपादन मंडली की सदस्य भी रही है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं विज्ञान कथा लेखन को भारत सरकार उपक्रम द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर न्यूज एंकर का अनुभव भी उन्हें प्रसार भारती, दूरदर्शन एवं स्थानिक चैनलों पर आदि पर उनका कई साक्षात्कार प्रसारित हो चुके हैं। इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस, राजस्थान हिस्ट्री कांग्रेस, नॉर्थ हिस्ट्री एसोसिएशन शिलोंग मेघालय, अकादमी ऑफ वेल विंग उदयपुर, वर्ल्ड पीस मूवमेंट ट्रस्ट मेरठ उत्तर प्रदेश, शोधक जयपुर, अंतरा मध्य प्रदेश, ऑल इंडिया पोएट्स कांग्रेस अलीगढ़ उत्तर प्रदेश आदि संस्थाओं की वे आजीवन सदस्य रही है। साथ साथ उनकी सक्रिय भागीदारी भी होती रही है। उन्होंने 9 पुस्तकों का लेखन एवं संपादन का कार्य किया, वह हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में किया है। भारत में झारखंड, मध्य प्रदेश, नई दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा के साथ साथ कन्नड़ा से भी रचनाएं उनकी प्रकाशित हो चुकी है। उनकी साहित्य रचनाओं में नारी विमर्श पर उनकी कई पुस्तकें हैं, कविता संग्रह है, लघु कथाएं हैं, विज्ञापन कथाएं हैं, लेख टिप्पणियां राष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशित हो चुकी है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 2003 में इतिहास विषय में देश की सबसे बड़ी प्रतिष्ठित जूनियर एवं सीनियर रिसर्च फेलोशिप का सम्मान भी उन्हें प्राप्त हुआ है। अकादमी संस्था में जनसंपर्क अधिकारी, एनसीसी प्रभारी एवं आयोजन प्रबंधन के रूप में उनका काफी अच्छा अनुभव है। विद्यार्थी जीवन से सर्वश्रेष्ठ वक्ता के रूप में सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थियों का सम्मान उन्हें प्राप्त हुआ है। इसके अलावा छात्र संघ के अध्यक्षा आदि कई पदों पर उन्होंने विराजमान हुए हैं और अच्छा काम किया है। आज मैं उनका सहृदयता के साथ भाई कृष्णराव देशमुख महाविद्यालय लोकायत शिक्षण संस्था की ओर से हृदय से उनका स्वागत करता हूं और उनसे नम्र निवेदन करता हूं कि आप इस वेबिनार का अपने वक्तव्य में उद्घाटन करें तथा अंग्रेजी और हिंदी भाषा में निश्चित आप हमें संबोधित करने वाली है। आपका विषय है स्वामी दयानंद सरस्वती के दृष्टिकोण में आधुनिक भारत के इतिहास में स्त्री सशक्तिकरण और सबलीकरण। इस विषय पर सभी प्रतिभागियों को हमें आप लाभान्वित करेंगे। नम्र निवेदन है डॉक्टर मेघना जी शर्मा जी से कि आप अपने व्याख्यान को प्रारंभ करें और वेबिनार का उद्घाटन करें। नमस्कार।